नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। मित्रों, ग्रहों की श्रेणी में आज हम लोग शुक्र को लेकर के चर्चा करेंगे, जो बीज के कारक हैं, पत्नी के कारक हैं और लग्जरी के कारक हैं, कंफर्ट के कारक हैं, वेल्थ के कारक भी हैं शुक्र। तो शुक्र की चर्चा इसलिए करनी है क्योंकि हर व्यक्ति को धन की ज़रूरत होती है। हर व्यक्ति को पत्नी की ज़रूरत होती है या पति की ज़रूरत होती है या पार्टनर की ज़रूरत होती है। तो शुक्र बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं हर व्यक्ति के जीवन में। तो शुक्र को हम देखेंगे, अगर समझें बहुत ध्यान से, क्योंकि शुक्र दूसरे घर का स्वामी होता है। अगर काल पुरुष की कुंडली में देखें तो शुक्र दूसरे घर का स्वामी होता है और सप्तम स्थान का स्वामी होता है। और उच्च कहाँ का होता है? 12वें घर। 12वां घर होता है मुक्ति का। 12वां घर होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, बांटने का। वहीं दूसरा घर इकट्ठा करने का होता है। धन हो, संस्कार हो, ज्ञान हो या कुटुंब हो, दूसरा भाव इकट्ठा करने का भाव होता है। वहीं 12वां भाव बांटने का भाव होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का भाव होता है, मुक्ति का भाव होता है। तो 12वें घर से अगर शुक्र का संबंध बनता है तो आप अगर धन बांटेंगे तो धन आएगा, दान करेंगे तो धन आएगा, क्योंकि 12वें घर में शुक्र को उच्च की श्रेणी में बताया गया है। और 12वां घर होता किसका है? अध्यात्म का होता है। तो ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि धन तो भौतिक चीज़ है, लेकिन अगर आप धन को भौतिक चीज़ के बारे में जानते हैं तो यदि धन को आप अध्यात्म से जोड़ते हैं तो धन अस्थायी रहेगा, धन टिका रहेगा। लेकिन अगर आप भौतिक चीज़ों के रूप में उसे लेंगे तो धन जैसे आता है वैसे चला जाता है। अगर फर्स्ट हाउस यानी कि लग्न में शुक्र विराजमान हो तो फिर क्या स्थिति बनती है? तो व्यक्ति के रूप में धन तो आते हैं, लेकिन धन के कई सारे रूप होते हैं। सिल्वर के रूप में, गोल्ड के रूप में, भूमि के रूप में, कंफर्ट के रूप में, है ना? तो कई सारे ऐसे योग बनते हैं जब व्यक्ति के पास धन आता। अगर प्रथम भाव यानी कि लग्न में शुक्र विराजमान है, लेकिन अगर लग्न में शुक्र और केतु की युति हो तब क्या होगा? तो केतु की प्रकृति क्या होती है? बांटने वाली, गिवर, देने वाली। तो केतु और शुक्र अगर लग्न में हैं और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, सपोज करिए धन की ज़रूरत है, तो पहले धन आप लोगों में बांटिए, खर्च करिए। अगर आप लोगों को पैसा खर्च करेंगे लोगों पर तो आपके पास धन आएगा, ठीक है। लेकिन जो केतु की स्थिति होती है कि किसी को धन को देख के ना तो वो प्रभावित होते हैं ना ही अपने को दिखाते हैं, बहुत शांतचित्त, एकदम योगी की तरह होते हैं। लेकिन अगर शुक्र और राहु लग्न में हो तो व्यक्ति घड़ी खरीद के लाएगा, अरे यार देखो मैंने आज घड़ी लिया है। घर बनवाएगा, जितने लोग जाएंगे सबको दिखाएगा, ये रूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये किचन है, पैसा खर्च करा, क्योंकि वो प्रभावित भी होता है धन से, लोगों के दूसरे धन से, और खुद भी दिखाने का प्रयास करता है। तो ये स्थिति होती है। लेकिन अगर दूसरे घर में, दूसरा घर जो है धन का होता है, तो शुक्र अगर दूसरे घर में है तो कभी धन की कमी नहीं होगी, आपके पास बैंक बैलेंस होगा। लेकिन अगर थर्ड हाउस में, तीसरे घर में शुक्र विराजमान है तो तीसरे घर का शुक्र एक समझदार पत्नी देता है, एक सलाहकार पत्नी देता है, कि जो कि व्यक्ति को कदम कदम पर जो है नेक सलाह देती रहती है और कंधे से कंधा मिलाकर चलती रहती है, ठीक है। लेकिन अगर चतुर्थ भाव की हम बात करें कि चौथे भाव में अगर शुक्र हैं तो चौथा भाव तो उनका सुख का भाव है, और चौथे भाव में शुक्र जो है सुख देंगे। लेकिन अगर शुक्र और मंगल चौथे भाव में हो तो क्या करना चाहिए?
जहाँ शुक्र बीज हैं, बीजों के कारक हैं, वहीं मंगल जमीन के कारक है, भूमि के कारक हैं। तो आप उस स्थिति में अगर भूमि में बीज डालेंगे तो आपको जो है उससे लाभ मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि शुक्र मंगल जिनके चतुर्थ भाव में हैं उनको जो है खेती की ज़मीन खरीदना चाहिए और खेती कराना चाहिए, मतलब ज़मीन से जुड़ा हुआ काम करना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको लाभ ही लाभ होगा। अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र मंगल की युति है चतुर्थ भाव में, ज़्यादातर लोग इसे दोष मानते हैं। उनको लगता है कि शुक्र और मंगल जब साथ होते हैं तो व्यक्ति कामुक होता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही चीज़ होती है, उसके कई सारे फॉर्म होते हैं। अगर आपका शुक्र मंगल साथ में है और शुक्र पीड़ित है, तब व्यक्ति के अंदर जो है उस तरह के ख्याल, उस तरह के विचार आते रहते हैं। और अगर शुक्र पीड़ित नहीं है, मित्र की राशि में है, स्वराशि में है और किसी क्रूर ग्रह से दृष्ट नहीं है, तो आप जानिए कि वो पीड़ित नहीं होगा। लेकिन अगर शुक्र पंचम स्थान में विराजमान हो, तो पंचम स्थान किसका है? पंचम स्थान किसका है? ज्ञान का है, बुद्धि का है, शिक्षा का है, संतान का है। तो आपको जो धन की प्राप्ति होगी शिक्षा से होगी, संतान से होगी, ज्ञान से होगी। अगर शुक्र और मंगल पंचम स्थान में विराजमान हो तो व्यक्ति को कैसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए? टेक्निकल एजुकेशन, उसको आईआईटी करवा दीजिए, इंजीनियरिंग करवा दीजिए। तो अगर वो उस फील्ड में जाएगा तो उससे धन की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर छठवां घर है और छठवें घर में शुक्र विराजमान हो तो आपको क्या लगता है? क्योंकि छठवां घर होता है सर्विस का, सेवा का। तो उस नौकरी से लाभ मिलेगा, उसे नौकरी से लाभ मिलेगा। लेकिन अगर छठवें घर में शुक्र और राहु हों तो क्या स्थिति बनेगी? उस ऐसी नौकरी हो जहां विदेश में हो या विदेशों से उसका ताल्लुक हो या एमएनसी हो, मल्टीनेशनल कंपनी हो, या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करे व्यक्ति, सेवा का ही, डिजिटल मार्केटिंग करें तो उसको लाभ होगा। शुक्र अगर सप्तम स्थान में विराजमान है तो क्या स्थिति बनती है? क्योंकि शुक्र सातवां घर व्यक्ति के पार्टनर का भी होता है, विवाह का होता है, पत्नी का होता है। तो पत्नी कैसी रहेगी? सुंदर रहेगी। लेकिन अगर शुक्र के साथ किसी पाप ग्रह का संबंध बन जाए, जैसे शुक्र के साथ मंगल हो जाए, तो व्यक्ति को जो है गोरी लड़की से विवाह नहीं करना चाहिए, नहीं तो समस्याएं आती हैं। अगर व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी तो व्यक्ति के व्यापार में समस्याएं आती हैं, क्योंकि सातवां घर व्यवसाय का भी होता है, व्यापार का भी होता है। और कहीं नहीं आएगा तो पत्नी का जो है स्वास्थ्य प्रभावित होगा। तो सातवें घर में अगर मंगल हो शुक्र के साथ तो व्यक्ति को भाई के साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहिए, छोटे भाई के साथ। अगर छोटा भाई नहीं है तो ईश्वर को, भगवान हनुमान जी को अपना पार्टनर बना लीजिए। अब हनुमान जी को पार्टनर कैसे बनाएंगे? लोग कहेंगे बड़े बेवकूफ़ आदमी हो, हनुमान जी को कैसे पार्टनर बनाएंगे? आप अपने मन में ये धारणा कर लीजिए कि जितना पैसा कमाएंगे उसका 10% हम आपको दान, मतलब मंदिर में चढ़ाएंगे, समर्पित करेंगे। तो वहाँ स्थिति ये बनेगी कि आपका पैसा कहीं कोई ले नहीं जा सकता है। तो सातवें घर में जो, अगर सातवें घर में शुक्र हो गया, चंद्र हो गया और राहु हो गया, इनकी युति बन रही है, इनका संबंध सातवें घर से कहीं से बन रहा है, तो व्यक्ति के डिजिटल फ्रॉड होने की संभावना होती है, खाते से पैसा निकल जा रहा है, या इस तरह की जो है चीज़ें होती हैं। अगर आठवें घर में शुक्र है तो आठवां घर किसका है? आकस्मिक धन लाभ का, अचानक से लाभ होगा। लेकिन आठवें घर में अगर शुक्र है तो मोक्ष का भी त्रिकोण होता है। 4, 8 और 12 में अगर शुक्र हैं तो आपके मोक्ष के भी कारक बनेंगे। शुक्र आपका धन आपके मोक्ष का कारक बनेगा, क्योंकि शुक्र अगर चौथे भाव में है
तो भी अगर आप दान पुण्य करते रहे तो आपका मोक्ष निश्चित है। आठवां घर भी जो है, आठवां घर भी मोक्ष त्रिकोण में आता है। लेकिन आठवें घर में, अगर आठवें घर में शुक्र है और शुक्र की दशा या अंतर्दशा आ रही है तो व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। उसको लिंग से संबंधित या फर्टिलिटी से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, या रिप्रोडक्टरी सिस्टम जो है उससे संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। और शुक्र राहु अगर है अष्टम स्थान में तो व्यक्ति को जीवन में बहुत संभल के रहना चाहिए। खासकर अगर बच्चे बड़े हो रहे हों और उनकी दशा आ गई शुक्र की, तो उनके साथ जो है छेड़खानी हो सकती है। इससे बहुत व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। होता क्या है कि अगर आपकी आध्यात्मिकता बढ़ रही है, अगर आप आध्यात्मिक हैं, यानी कि अगर अष्टम भाव में शुक्र है और आप वहाँ आध्यात्मिकता भी बढ़ती है। आध्यात्मिकता तभी बढ़ेगी जब आपके धन का नाश होगा, क्योंकि वेल्थ का नाश व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाता है। और जब आप आध्यात्मिक हो जाएंगे तो जो कुछ पैसा गया रहेगा वो फिर से वापस आ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन आप जानते हैं कि जब जैसे आपका चौथे घर का शुक्र है, तो जब आप घर में रहेंगे तो आपको पैसा आएगा। तीसरे घर का शुक्र है तो आपको यात्राएं करनी होंगी। शुक्र और चंद्रमा साथ में है तो आपको हिलते डुलते रहना होगा। मतलब छोटी मोटी यात्राएं आपको करते रहना पड़ेगा, जिससे आपके जीवन में धन का संचार होता रहेगा। चौथे भाव में अगर शुक्र है तो व्यक्ति जब घर में होगा तभी उसके अकाउंट में क्रेडिट का मैसेज आएगा। ठीक है, क्योंकि चौथा घर मन का भी होता है। लेकिन अगर चतुर्थ भाव में शुक्र पीड़ित है तो व्यक्ति के अंदर कुछ गलत ख्याल भी आ सकते हैं। अब बात करेंगे नौवें घर के। नाइन्थ लॉर्ड अगर शुक्र है और मंगल के साथ है तो पत्नी सलाहकार के रूप में मिलती है। व्यक्ति सभी शास्त्रों का ज्ञाता होता है। तो जब शास्त्रों का ज्ञाता होता है और पत्नी सलाहकार मिलेगी तो व्यक्ति को भाग्य का भी साथ मिलता है। तो नवम स्थान में शुक्र है तो व्यक्ति को अध्यात्म से संबंधित काम करना चाहिए, अध्यात्म से जुड़कर काम करना चाहिए, पिता का काम करना चाहिए पैतृक व्यवसाय में। अब दसवें घर के शुक्र की अगर हम बात करें तो दसवां घर कर्म का होता है। शुक्र और राहु अगर दसवें घर में है तो व्यक्ति को कुछ ऐसा काम करना चाहिए, विदेश से जुड़कर कार्य करना चाहिए। ठीक है, अगर व्यक्ति विदेश से जुड़कर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करेगा तो व्यक्ति को अपार धन की प्राप्ति होगी, लेकिन सावधानी बरतनी है। अगर कर्म स्थल पर, कार्यस्थल पर, ऑफिस से रिलेटेड जगहों पे अगर आप किसी के संबंध में पड़ेंगे, गलत संबंधों में पड़ेंगे, तो आपको नुकसान भी होगा, मान सम्मान का भी नुकसान होगा। दसम स्थान में शुक्र और गुरु की जो युति होती है तो गुरु विजडम भी देता है। मतलब विजडम के साथ वेल्थ आएगा, बुद्धिमत्ता के साथ, ज्ञान के साथ आप काम करेंगे, गुरु का काम करेंगे, पढ़ाने का काम करेंगे, अध्यात्म का काम करेंगे तो आपको पैसा आएगा। ठीक है, लेकिन नैतिकता को नहीं छोड़ना है। अगर आप नैतिक बने रहे और गुरु और शुक्र की युति दसम स्थान में है तो व्यक्ति को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। 11वें घर में अगर शुक्र हैं तो 11वां घर किसका होता है? 11वां घर आपकी सोशल कनेक्टिविटी का होता है। 11वां घर बड़े भाई बहनों का होता है। 11वां घर इच्छा पूर्ति का होता है। 11वां घर लाभ का होता है। अगर 11वें घर में शुक्र विराजमान है तो आपकी इच्छा पूर्ति होगी। बड़े भाई बहनों के साथ अगर काम कर रहे हैं तो आपको उसका लाभ मिलेगा। ठीक है, और लाभ से संबंधित काम अगर कर रहे हैं, अगर शुक्र और राहु हैं तो आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा
जिसकी वजह से व्यक्ति विदेश से संबंध हो या उसको व्यक्ति को छोड़ के कहीं दूसरी जगह चला जाए। ठीक है, दूसरी जगह का मतलब यह है कि कल्चर बदल जाए। तीसरे घर में शुक्र हैं और मंगल हैं तो स्थान परिवर्तन करना चाहिए क्योंकि शुक्र, अगर पैसा नहीं आ रहा है तो आप स्थान परिवर्तन करेंगे और कहाँ जाएंगे, क्योंकि शुक्र है और मंगल पहाड़ों के भी कारक होते हैं, तो आपको पहाड़ी एरिया में जाना चाहिए। अगर शुक्र और राहु हैं तो जहाँ धन आ रहा हो, मुंबई चले जाइए, माया नगरी है। शुक्र और केतु हैं तो व्यक्ति को आध्यात्मिक स्थान पे जाके अपना व्यवसाय शुरू करना चाहिए, क्योंकि केतु जो है आध्यात्मिक है, अध्यात्म है। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति अगर अपने जीवन में आध्यात्मिकता को नहीं छोड़ता है तो शुक्र व्यक्ति को पैसा देता ही देता है, लेकिन उसका कारण होता है। जैसे शिव नाडर को देख लीजिए, इतने बड़े उद्योगपति, बहुत सारा धन कमाए, अब वो बहुत अच्छा पैसा दान भी करने लगे हैं, हर साल 2200 करोड़ रुपया दान कर रहे हैं। तो उनको समझ में आ गया है कि आध्यात्म से अगर हम जुड़े रहेंगे तो हम पैसा कमाते रहेंगे। अगर दशम स्थान में चंद्रमा है और शनि है, ठीक है, और चंद्रमा यदि धन भाव के कारक हों और शनि यदि भाग्य भाव के कारक हों और दशम में विराजमान हों, तो व्यक्ति को धन आएगा, लेकिन उसके लिए उसको करना क्या होगा, चंद्रमा से जुड़े हुए काम करने होंगे। व्यक्ति एक जगह स्थिर रह करके धन नहीं कमा सकता, व्यक्ति को चलते फिरते रहना चाहिए। अगर व्यक्ति चलते फिरते रहेगा, छोटी मोटी यात्राएं करता रहेगा अपने व्यवसाय से संबंधित, तो व्यक्ति को धन की प्राप्ति होगी। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। आप देखिए कि आपका शुक्र आपके किस भाव में है, किस भाव में विराजमान है, तो आपको करना क्या चाहिए। तो आप अपनी पत्रिका खोलिए और देखिए, और वीडियो को देख करके आप अंदाज़ा लगाइए कि आपको अगर शुक्र आपके प्रथम भाव में है, द्वितीय भाव में है, तृतीय भाव में है, चतुर्थ भाव में है, पंचम भाव में है, छठें, सातवें, आठवें, जिस भी भाव में है उसी से संबंधित आपको कार्य करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।